नमस्कार, मैं हूं सिकता दे और आप देख रहे हैं हमारा भारत। हमारा भारत में वो खबरें जो इस वक्त हैं जरूरी और वो भी जो आपसे हैं जुड़ी। तो आज खास नजर पश्चिम बंगाल पर, जहां वक्फ कानून पर तनाव बरकरार है। कोलकाता हाई कोर्ट ने कड़ा स्टैंड लेते हुए कहा कि हम अपनी आंखें बंद नहीं रख सकते। इस बीच राजनीतिक वार और पलटवार शुरू हुआ है, जिसकी गूंज लखनऊ से लेकर हैदराबाद तक सुनाई दे रही है। इस राजनीतिक बयानबाजी में कौन क्या कह रहा है, जानेंगे आगे। वहीं राजस्थान के अलवर में अंबेडकर जयंती से पहले पुलिस प्रशासन सतर्क है। दलित समाज वहां नाराज है। क्या है इसकी वजह, ये बताती है हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। तो कुछ ही पलों में ये ग्राउंड रिपोर्ट। साथ ही लॉन्ग वीकेंड है और अगर आप नैनीताल जैसे हिल स्टेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो हमारी ये खबर आपके लिए है, इसलिए जरूर देखें। लेकिन पहले तहव्वुर राणा। 26/11 मुंबई हमलों के साजिश में शामिल तहव्वुर राणा अब भारत में है। उससे पूछताछ हो रही है, लेकिन उसके प्रत्यर्पण को लेकर एक अहम जानकारी अब सामने आई है। अमेरिका में राणा के वकील और वहां के विदेश मंत्रालय के बीच ईमेल से हुई बातचीत में बड़ा खुलासा हुआ है। इधर एनआईए राणा का वॉइस सैंपल लेने की तैयारी भी कर रही है। कम टू मी। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये गाड़ी देखिए, इसके अंदर तहव्वुर राणा बैठा है। आप देख सकते हैं। 26/11 हमलों का ये एक बहुत अहम मास्टरमाइंड है, एक बहुत अहम कड़ी है। राज तहव्वुर राणा भारतीय एजेंसी के हवाले हो चुका है। भारत आने से बचना चाहता था तहव्वुर राणा। ये सामने आ रहा है कि राणा ने पूरी कोशिश कर ली कि वो भारत ना भेजा जाए। बताया जा रहा है कि इसी साल जनवरी में जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से तहव्वुर राणा को कोई राहत नहीं मिली, तो 21 जनवरी 2025 को राणा के वकील जॉन डी क्लाइन ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को एक मेल भेजा था। मेल में लिखा था, जब मुंबई हमलों के मामलों में राणा को शिकागो कोर्ट ने बरी कर दिया, तो राणा को भारत भेजकर इस मामले का दोबारा ट्रायल नहीं होना चाहिए। मेल में लिखा गया कि राणा एक पाकिस्तानी मुस्लिम है और भारत में उसके खिलाफ ज्यादती होगी। भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते हैं। भारत की जेलों की हालत ठीक नहीं है। राणा को वहां टॉर्चर किया जाएगा। ये भी दलील दी गई कि राणा को पार्किंसन, कैंसर जैसी बीमारियां हैं, इसलिए राणा को भारत ना भेजा जाए। लेकिन अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारी ओलिवर लुइस ने इस अपील को खारिज कर दिया। उनका जवाब था कि भारत संयुक्त राष्ट्र की एंटी टॉर्चर संधि का पालन करता है और इस तरह की आपत्तियों को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। मेल ट्रेल के आखिरी 2 पन्नों में मार्को रूबियो के ऑफिस की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया कि वो प्रत्यर्पण रोकने के पक्ष में नहीं है। तो ये दिखाता है कि किस तरह से जो भारत की जो ताकत है वो किस तरह से आगे बढ़ रही है। जो भारत कहीं भी कोई किसी देश में कोई क्राइम करता है, भारत में क्राइम करता है, कहीं भी हो, वो किसी दुनिया के किसी भी कोने से भारत लाया जा सकता है। तो ये भारत की बढ़ती हुई ताकत को दिखाता है। और अमेरिका ने तहव्वुर राणा की वकील की जो अर्जी थी उसको खारिज करते हुए तहव्वुर राणा को भारत भेजा। तो ये दोनों की बातचीत का जो मेल ट्रेल है वो एनडीटीवी को मिला है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से अमेरिका ने तहव्वुर राणा के वकील की तमाम जो बातें थी उनको दरकिनार करते हुए तहव्वुर राणा को भारत भेजा। इधर भारत में एनआईए ने राणा से जुड़ी जांच तेज कर दी है। खबरों के मुताबिक एनआईए अब राणा का वॉइस सैंपल लेने की तैयारी में है, जिससे उसके कॉल रिकॉर्ड से मिलान किया जा सके। एनआईए सूत्रों के मुताबिक राणा के वॉइस सैंपल एनआईए हेडक्वार्टर में ही लिए जा सकते हैं। इसके लिए सीएसएफएल के विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी। हालांकि वॉइस सैंपल लेने के लिए आरोपी की सहमति जरूरी होती है। यदि राणा मना करता है तो जांच एजेंसी कोर्ट को सूचित करेगी, जिससे चार्जशीट के समय राणा की मुश्किलें पड़ सकती हैं। तहव्वुर राणा का जो वॉइस सैंपल है उसको लेने के लिए वो कोशिश कर सकती है। और अगर तहव्वुर राणा इसकी परमिशन देता है तो तहव्वुर राणा का वॉइस सैंपल लिया जाएगा। ये वॉइस सैंपल सीएफएसएल के एक्सपर्ट लेंगे और अगर ये वॉइस सैंपल उस कॉल रिकॉर्डिंग से मैच हो गया तो ये साफ हो जाएगा कि मुंबई हमले के दौरान जो तहव्वुर राणा है वो डेविड कोलमन हेडी से बातचीत कर रहा था और पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल था। तो ये कोर्ट में काफी इंपॉर्टेंट एविडेंस होने वाला है अगर वॉइस सैंपल मैच कर जाएगा। 26/11 हमलों की जांच से जुड़ा ये मामला अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण से न केवल न्याय प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी,
बल्कि ये वैश्विक आतंक के खिलाफ एक सख्त संदेश भी होगा। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सिंगर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। राणा का वॉइस सैंपल इस मामले में एक बड़ा सबूत भी होगा और इससे एनआईए को अपनी तफ्तीश में तेजी भी मिलेगी। बढ़ते आगे अगली खबर की तरफ। वक्फ कानून को लेकर कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद समेत कई जगहों पर जबरदस्त हिंसा भी हुई है। अब असम से भी प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। हिंसा और विरोध प्रदर्शनों के बीच अब बयानों की राजनीति भी गर्माती जा रही है। वक्फ कानून के खिलाफ शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई। यहां शमशेरगंज इलाके में 3 लोगों की मौत हो गई। हिंसा की खबरें मालदा, दक्षिण 24 परगना और हुगली जिले से भी आई। इस हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई। हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती के आदेश दे दिए। कोर्ट ने केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों से रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी। मुर्शिदाबाद से रविवार को हिंसा की कोई खबर नहीं आई। सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, पूरा फुल्ली अंडर कंट्रोल। इस हिंसा पर राजनीति भी गर्म है। बीजेपी सीधे सीधे पश्चिम बंगाल सरकार और वहां की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साध रही है। पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई। उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं, जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में वक्फ हिंसा में 3 मौतों के बाद भी ममता बनर्जी की रहस्य में चुप्पी शर्मनाक है, घोर निंदनीय है, कष्टदायक है। ममता सरकार अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पर हिंदुओं की सुरक्षा से लगातार समझौता करती आ रही है। आज उनकी छवि एक मॉडर्न जिन्ना के रूप में स्थापित हो चुकी है। माननीय गृह मंत्री जी को रिक्वेस्ट किया हूं सुबह को कि आप इस एरिया को पूरी उपद्रव एरिया घोषणा करने के लिए क्या है कि 1958 एक्ट जो है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, उस आधार पे यहाँ नियुक्त करिए सेंट्रल फोर्स को और सेंट्रल फोर्स के ऊपर यहाँ नियंत्रण दीजिए। नहीं तो फिर से वही सीरिया जैसे परिस्थिति हो गया, जैसे बांग्लादेश में चल रहा है, और भारत में जैसे जम्मू कश्मीर में हो गया था, वैसे ही सिचुएशन होने वाला है और हो गया है। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ फोर्स लाइए। इस बीच AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ये जानकारी दी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 19 अप्रैल को हैदराबाद में जनसभा का आयोजन करेगा। वहीं मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर ओवैसी ने कहा कि किसी भी तरह की हिंसा गलत है, विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण होने चाहिए। देखिए, मैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ ईश्वरी साहब, अनफॉर्चुनेटली। नहीं, मैं किसी गवर्नमेंट का भी स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। वायलेंस को हम कंडेम करते आए, कंडेम करते रहेंगे। मैं अभी आपको बोला कि प्रोटेस्ट होना और पीसफुल होना। वहीं असम के सिलचर में भी वक्फ कानून का विरोध हुआ। रविवार को प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। जो बिल पास लेके कुछ लोगों ने अचानक से एक 300-400 लोग रास्ते पे आ गए, मतलब निकलने के लिए कोशिश किया। इमीडिएटली हमारा पुलिस टीम हम लोग वहाँ पे आए और हम लोगों ने लोगों को डिस्पर्स किया। और डिस्पर्स करने के बाद कुछ मतलब अनरूली लड़के थे जो कुछ समझ नहीं रहे थे, तो वो लोग को हम लोगों ने डिस्पर्स करने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा मतलब रीजनेबल फोर्स हम लोगों ने यूज़ किया। और किसी का कोई ऐसा चोट नहीं है, कुछ नहीं है। ऑल हैव डिस्पर्स पीसफुली।
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ये कानून इस्लाम विरोधी है, इसे वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज करेंगे। वक्फ कानून को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। अपील की जा रही है कि हिंसा ना करें। इस सब के बीच पहले बंगाल और फिर असम से हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बताया जा रहा है कि 16 अप्रैल को मुस्लिम धर्मगुरुओं, इमामों और नेताओं के साथ एक बैठक करने वाली है ताकि आगे का रोड मैप तैयार हो पाए। बढ़ते आगे राजस्थान की तरफ। राजस्थान के अलवर में अंबेडकर जयंती के पहले पुलिस प्रशासन सतर्क है, क्योंकि हाल ही में बीजेपी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा का मंदिर में गंगा जल छिड़काव करने से दलित सियासत जिले में गर्मा गई है। दलित समाज नाराज है, क्योंकि ऐसा आहूजा ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के मंदिर दर्शन के बाद किया था। दलित समाज इसे अपना अपमान मान रहा है। अलवर में गरमा रही है जातिगत राजनीति और अंबेडकर जयंती को लेकर यहां पुलिस प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। दलित संगठन सड़क पे उतरकर विरोध कर रहे हैं और ज्ञानदेव आहूजा से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। हाल ही में जब यहां से विधायक टीकाराम जूली अलवर के राम मंदिर में गए थे तो भाजपा के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने मंदिर में गंगाजल का छिड़काव किया था। ज्ञानदेव आहूजा का आरोप था कि कांग्रेस नेता सनातनी नहीं है, तो कांग्रेस ने इसे दलितों का अपमान बताया है। साथियों, मैं जिक्र करना चाहूंगा, मेरे साथ स्वयं के साथ एक घटना घटी। 3 दिन पहले मैं भगवान श्री राम के एक मंदिर के अंदर गया। वह मंदिर का नवनिर्माण हुआ था, उन लोगों ने मुझे बुलाया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता, आरएसएस के लोग उस मंदिर के अंदर जाते हैं और गंगा जल छिड़ककर उसको पवित्र करने की बात करते हैं। मैं कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा उन लोगों से, क्या वो आज भी ये सोचते हैं कि हमारी औकात क्या है? उनके दिमाग के अंदर जो हमारी औकात है वो औकात है, या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान के तहत हमें औकात दी है वो हमारी औकात है? दलित समाज में आक्रोश है, आंदोलन करने का पूरा इरादा है। मांग है कि ज्ञानदेव आहूजा माफी मांगे। जिस व्यक्ति ने संविधान की अवहेलना की है, संविधान का अपमान किया है, माननीय टीकाराम जूली का अपमान किया है, पूरे समाज का अपमान किया है, तो छुआछूत अधिनियम के तहत प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करे और माफी मांगे। पूरे समाज के सामने माफी मांगे कि मेरे से गलती हुई है, तो समाज माफी कर सकता है। दूसरी ओर ज्ञानदेव आहूजा पार्टी से निलंबित तो हो गए हैं, लेकिन माफी मांगने को तैयार नहीं हैं। और मैं न माफी मांगूंगा, मेरा स्वभाव में न तो यू टर्न है पत्रकार महोदय, न यू टर्न है और न पछतावा है, न पश्चाताप है, और न मैं क्षमा मांगूंगा, न माफी मांगूंगा। मैंने जो कहा वो कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कहा, दलित नेताओं के खिलाफ नहीं कहा। दलित का इसमें कुछ संबंध नहीं। अनावश्यक तूल देकर कांग्रेस के स्तर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये चिल्ला रहे हैं ज्ञानदेव ने दलित के जाने पर गंगा जल छिड़का, यह सर्वथा गलत बात है। अलवर में दलित वोट बैंक अहम है। 6 में से 2 सीटें पूरी तरह से एससी के लिए आरक्षित हैं, तो बाकी सीटों में भी महत्वपूर्ण प्रभाव है। भाजपा नहीं चाहती कि दलित वोट उनके हाथ से खिसके, इसलिए ज्ञानदेव आहूजा से पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन अलवर में जातिगत राजनीति हमेशा हावी रही है। आरक्षण के मुद्दे को लेकर अलवर में उग्र आंदोलन हो चुका है और ऐसे में अंबेडकर जयंती के मौके पे जातिवाद की दरारें और चौड़ी न हो, इसको लेकर प्रशासन सतर्क है। अलवर से मुदित गौर के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। पूरे राज्य पर नजर डालें तो राजस्थान में अनुसूचित जाति एक अहम वोट बैंक है, करीब 18% है और विधानसभा की 34 सीटों पर सीधा असर रखते हैं। ऐसे में सियासत गर्माता देख बीजेपी ने पल्ला झाड़ा है और ज्ञानदेव आहूजा को कारण बताओ नोटिस देकर पार्टी से निलंबित भी कर दिया है। बढ़ते आगे, गर्मियां शुरू हो गई हैं तो हिल स्टेशंस पर सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है। जब भी लोग लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, नैनीताल जैसे हिल स्टेशंस की तरफ सभी छुट्टियां बिताने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में सैलानियों की संख्या वहां बढ़ रही है और रास्ते ट्रैफिक से जाम हो रहे हैं। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। गाड़ियां रेंगती हुई चल रही है।
इनमें से ज़्यादातर गाड़ियां सैलानियों की है जो नैनीताल, मुक्तेश्वर, रामगढ़, कैंचीधाम और पांगटो जैसे क्षेत्र में जा रहे हैं। ये लोग ठंडी हवाओं और हसीन वादियों में आकर सुकून लेना चाहते हैं। छुट्टियां भी है और गर्मियां भी हो रही है, तो इसलिए घूमने आए हैं। 4-5 दिन की छुट्टियां भी हैं और नीचे भी प्लेसमेंट की गर्मी काफ़ी है, तो अब स्कूलों में भी छुट्टियां हो गई है, पेपर्स वगैरह शायद हल्के हल्के बच्चों के हो गए हैं, तो पैसेंजर अब आने लगे हैं, पर्यटक मतलब बढ़ने लगा है। सीजन का तो इंतजार रहता है, परंतु हमको मेन क्या है कि यहाँ पे जो हमारे टैक्सी चालक हैं और बाहर के जो व्हीकल्स वगैरह लेके आते हैं, ये अवेयरनेस रखें, गाड़ियाँ वगैरह अपनी जहाँ भी ये पार्किंग में जगह स्थिति लगाएं, ताकि मतलब ना लोकल को परेशानी हो, ना बाहर वालों को परेशानी हो, ना अपने को परेशानी हो। लखनऊ से यहाँ आए हम लोग नैनीताल, बहुत अच्छा व्यू, बहुत अच्छा है यहाँ का, और मौसम बहुत अच्छा है, वेरी गुड। मौसम देखिए बहुत अच्छा है नैनीताल का। हम लोग आते रहते हैं, 2 साल में एक बार, 3 साल में आते हैं। बहुत घर जैसा लगता है। यहाँ रहो तो यहाँ की फूडिंग और रेस्टोरेंट, होटल और फैसिलिटी, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। नैनीताल की बात करें तो लवर्स पॉइंट, हिमालय दर्शन, स्नोक व्यू पॉइंट, नैनी झील जैसे क्षेत्रों में सैलानियों की सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। इससे स्थानीय व्यापारी भी बेहद खुश है। शनिवार इतवार का जो वीकेंड चलता है, उसी बीच में अभी थोड़ा छुट्टी है, उसकी वजह से थोड़ा भीड़ बढ़ी है। आने वाला इस बार लग रहा है कि जो गर्मियों का सीजन होगा उसमें काफ़ी लोगों के आने की उम्मीद है। अभी ये सुनने में आ रहा है कि जो नैनीताल है अभी से जो है एडवांस बुकिंग है फुल होने लगी होटलों की, होटलों में जगह नहीं है। सैलानियों की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने हल्द्वानी, कैंचीधाम, नैनीताल का ट्रैफिक प्लान जारी किया है। साथ ही पर्यटकों से अनुरोध किया कि वे ट्रैफिक प्लान के अनुसार ही अपनी यात्रा करें। पर्यटक सीजन से पहले लॉन्ग वीकेंड था और इसमें पर्यटकों की काफ़ी आने की संभावनाएं थी। पुलिस के द्वारा अपना ट्रैफिक प्लान पहले ही जारी कर दिया गया था। इस प्लान के तहत जो नैनीताल शहर के अंदर जो पार्किंग थी उनको फुल होने के बाद जो बाहर अस्थायी पार्किंग है रूसी 1, 2 और नारायण नगर, वहाँ पे वाहनों को रोका गया है, क्योंकि काफ़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। इन जगहों पे लोगों को रोककर उनको शटल के माध्यम से नैनीताल शहर में प्रवेश कराया जा रहा है। अभी तो गर्मियों की शुरुआत है, माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सैलानियों की तादाद और बढ़ेगी। नैनीताल से अपने सहयोगी समीर के साथ किशोर रावत, एनडीटीवी इंडिया। तो अगर हिल स्टेशन की तरफ बढ़ें तो सोच समझ कर आगे जाएं। बात असम की, जहां के रोंगाली बिहू से ठीक पहले बुनकरों के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। इसके पीछे राज्य सरकार का एक अहम फैसला है, पारंपरिक गमछों की मांग जिसकी वजह से वहां बढ़ गई है। असम में रोंगाली बिहू की तैयारियां जोरों पर है। स्थानीय परंपराओं के मुताबिक इसी दिन से राज्य का नया साल भी शुरू होता है। खास मौके पर हथकरघे की ये आवाज जगह जगह सुनी जा सकती है। 1.5 मीटर लंबा बुना हुआ कपड़े का ये टुकड़ा असमिया संस्कृति में खास अहमियत रखता है। रोंगाली बिहू के मौके पर मेखेला चादर के साथ इसकी काफी मांग होती है। गमछा सिर्फ पारंपरिक पोशाक नहीं है, असम की पहचान है, संस्कृति में शामिल है, गर्व का प्रतीक भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसे अपनत्व के साथ पहनते हैं। हथकरघा से चीजें बनाना कठिन है, इसमें ज्यादा समय और कौशल लगता है। पावरलूम से सस्ते विकल्प तैयार होते हैं और कीमतें कम होती हैं, इसलिए हमें मुकाबला करना पड़ता है और हमें सही दाम नहीं मिलते। असम में लगभग 12 लाख बुनकर हैं जो कि हैंडलूम के ऊपर असम का प्रसिद्ध मेखला चादर या फिर जो गामूसा है वो बनाते हैं, और इनमें से ज़्यादातर महिलाएं हैं। और रंगाली बिहू के समय उनका जो कपड़ा है, इस कपड़े का डिमांड रहता है, मगर बाहर से बने हुए पावर लूम के ऊपर बने हुए जो कपड़े मार्केट में मिलते हैं, उसके कारण ये जो बुनकर हैं और इनके जो कपड़े हैं, इनका सही मूल्य उनको नहीं मिलता है। मगर इस बार राज्य सरकार ने उनको राहत देने की कोशिश की है। असम में 12 लाख से ज्यादा बुनकर हैं। ये देश के किसी एक प्रदेश में बुनकरों की सबसे बड़ी तादाद है। ये कारीगर दशकों से अपने हथकरघा पर मशहूर मेखेला चादर और गमछा बुनते आ रहे हैं। कारोबार में चुनौतियां बढ़ रही हैं, लेकिन अब राज्य सरकार इनकी मदद के लिए आगे आई है। इस साल रोंगाली बिहू ऐतिहासिक मौका बनने जा रहा है। राज्य सरकार स्थानीय कारीगरों के समर्थन के लिए बड़ी पहल कर रही है। पहली बार असम सरकार ने
राज्य के 5,64,000 बुनकरों से करीब 9.25 लाख गमछे खरीदे हैं। हमारे लिए सभी गमछों को एक बार में बेचना आसान नहीं था, क्योंकि हमारा बाहर से आने वाले उत्पादों से कंपटीशन रहता है। पर इस बार सरकार ने सब खरीद लिया और हमें 2 दिनों में ही भुगतान मिल गया। सरकार ने मदद की कोशिश की है, जो अच्छी बात है, लेकिन असलियत ये है कि दूसरे राज्यों के पावरलूम से बने रास्ते और नकली गमछे अभी भी बाजार में मौजूद है। के बीच बुने हुए गमछों की लगातार बनी हुई मांग बुनकरों के लिए राहत का सबब है। उनका रोंगाली बिहू और भी रंगीन होने जा रहा है। कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती और नकुल राभा के साथ रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया। तो हमारा भारत में आज इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, वो सभी खबरें लेकर जो आपके लिए जरूरी है और जो आपसे जुड़ी भी हुई हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। लेकिन एनडीटीवी इंडिया में लगातार खबरें जारी हैं।